हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग 2023 का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आप लोग को पता होगा कि हम लोग इसके पहले 2024 का भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा नहीं सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा है, पूरे डिस्कशन के साथ समझाया जा रहा है। इसलिए आप अगर पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप केमिस्ट्री के रिवीजन क्लास के प्लेलिस्ट मिल जाएगा इस चैनल पे, जाकर वहाँ से लाइन बाय लाइन वीडियो देख सकते हैं। ये 18वां वीडियो है, इसके पहले 17 वीडियो बन चुका है। चलिए चलते हैं, हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला पूछा कि निम्नलिखित में कौन ध्रुवीय यौगिक है। बहुत बार इस पर चर्चा भी किया गया है कि ध्रुवीय यौगिक उसको कहते हैं जिसका कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसका कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उसी को हम लोग ध्रुवीय यौगिक के नाम से जानते हैं। अगर बात करते हैं ये जो SO2 का स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है। ऊपर में क्या होता है तो लोन पेयर होता है, और ये जब देख सकते हैं कि जो कभी भी अगर मान लो कि सल्फर से इधर ऑक्सीजन की ओर होगा इसका द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेगा, कंबाइंड होकर इधर कुछ रिजल्टेंट द्विध्रुव आघूर्ण देखने को मिलेगा। इसमें द्विध्रुव आघूर्ण है इसलिए क्या कहलाएगा, ध्रुवीय यौगिक कहलाएगा। जिसमें द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है वो ध्रुवीय यौगिक नहीं कहलाता है, उसका मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे अगर SO3 का बात करेंगे तो इसका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है कि ये सब एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसल आउट कर देता है। कहने का मतलब ये होता है कि ये दोनों का जो रिजल्टेंट इधर आता है ये अपोजिट डायरेक्शन में रहने के कारण एक दूसरे की कैंसल आउट कर देता है। इसमें कोई भी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। सेम उसी प्रकार से इसमें भी नहीं होता है। CO2 का स्ट्रक्चर इस पर कोई लोन पेयर नहीं होता है, सीधा सीधी होता है। तो ये एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण ये भी क्या करता है, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है। इसमें भी कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। जिस यौगिक में द्विध्रुव आघूर्ण होता है वही ध्रुवीय यौगिक कहलाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। ये सब यहाँ पर कैंसल आउट होने के कारण जब रिजल्टेंट निकालती है तीन डायरेक्शन में, तीनों 120 डिग्री के एंगल पर होता है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट जब इधर आता है तो ये इसके बराबर होता है, जिसके कारण एक दूसरे को क्या करता है, ये कैंसल आउट कर देता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे ये दोनों सेम दिख रहा था CO2 SO2, लेकिन SO2 में यहाँ पर सल्फर पर क्या होता है, दो लोन पेयर होने के कारण इसका स्ट्रक्चर नीचे की ओर झुक जाता है, जिसके कारण इसका द्विध्रुव आघूर्ण कुछ नीचे की ओर देखने को मिलता है। इसी कारण से ये ध्रुवीय यौगिक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये चलते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी होना चाहिए तो आसानी से हम लोग बता सकते हैं। अब बात किया जा रहा है कि इसमें से कौन सा प्रथम संक्रमण श्रेणी का यौगिक है। अब संक्रमण श्रेणी का यौगिक का बात करते हैं तो संक्रमण श्रेणी का यौगिक हम लोग डी ब्लॉक के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण श्रेणी के तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण श्रेणी का। और ये टी ब्लॉक के तत्व कहाँ से होता है, वर्ग तीन से लेके कहाँ तक होता है, तो इसको याद रखना है, ये 12 तक होता है। वर्ग 3 से लेके 12 तक के जितना भी तत्व होते हैं सब डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। किसके होते हैं, डी ब्लॉक के। और ये अगर हम लोग बात करें आवर्त, तो टोटल 7 आवर्त होता है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, आवर्त का बात करेंगे तो आवर्त 4 से लेके 7 तक होता है। 4 से लेके 7 तक होता है। और ये जो पहला 4 जो आता है उसको हम लोग प्रथम श्रेणी के कहते हैं। 4 जो होता है वो प्रथम होता है, ये फर्स्ट होता है डी ब्लॉक का। 4 के बाद 5वां जो आता है ये सेकेंड होता है। 6ठा जो आता है ये थर्ड होता है। और 7वां जो आता है वो फोर्थ होता है। तीसरी में पूछा है कि कौन इसमें प्रथम श्रेणी में आता है, तो देखो यहाँ पे निकल का बात करेंगे तो निकल प्रथम श्रेणी में आता है। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28 होता है। एक बार पीरियोडिक टेबल जरूर जाकर देखें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। निकल जो आएगा वो पहला श्रेणी में आता है। इसी प्रकार से इसमें जो भी दिया हुआ है कोई ना कोई श्रेणी में ही देखने को मिले, जैसे CD हो गया तो CD कौन सा, द्वितीयक श्रेणी में आएगा, तो CD यहाँ पर द्वितीयक श्रेणी में आता है। एयू का बात करते तो एयू तृतीयक श्रेणी में आता है। तो इसी प्रकार से कोई ना कोई सभी के सभी कोई ना कोई श्रेणी में देखने को मिल जाता है। तो ये जो निकल होता है, निकल का अगर परमाणु संख्या की बात करें, परमाणु संख्या 28 होता है। पहले ही बताए थे कि कम से कम 22 से लेके
30 तक के परमाणु संख्या के जो तत्व होते हैं उनका नाम और उनका परमाणु संख्या जरूर याद रखें, कहीं ना कहीं आपको केमिस्ट्री में जरूर काम देगा। 22 से लेके कहाँ तक 30 तक के उसका नाम और परमाणु संख्या जरूर याद रखें तो जरूर काम देगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात की जाए Cu2+, यहाँ पर कुछ गलत लिखा हुआ है, ये क्या है Cu2+ है। तो Cu2+ का क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है 19। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी को लिखने आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1s2 2s2 3s2 3p6 4s2 4s2 के बाद 3d आता है। तो क्या होगा 29 हुआ है, तो पहले 29 भरते तब जाकर दो प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लेना है, तो 3d9 होगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकलता जो है सबसे बहत्तम कक्षा से निकलता था, बहत्तम कक्षा 4s है, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये क्या लिखाएगा 1s2 2s2 3p 3s2 3p6, इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 3d9 बचेगा, 3d9 बचेगा। और ये जो है 18 तक है, ये कितना है 18 तक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं आर्गन कहते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन का, तो इसके जगह पर हम आर्गन लिख सकते हैं, तो आर्गन 3d9 भी लिख सकते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकल के आ रहा है कितना है आर्गन 3d9। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात किया जाए इंजाइम, ये हम शायद नोट्स में भी करके लिखवा दिए हैं कि ये पूछा भी जाता है जो इंजाइम होता है वो क्या होता है। तो इंजाइम एक प्रकार का क्या होता है, तो प्रोटीन होता है, इसको ध्यान में रखना है। तो इंजाइम को क्या कहते हैं प्रोटीन होता है, ना तो लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट ये सब नहीं होता है। ठीक, लिपिड मतलब क्या होता है जो वसा वगैरह होता है, चर्बी वगैरह होता है, उसको लिपिड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाने के रूप में बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, चावल हो गए, गेहूँ रोटी हो गया, तो ये सब क्या होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम लोग खाते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात की जाए कौन सा इसमें ईथर है, सबका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग अलग करके लिखते हैं। यहाँ पे R दिया है C++O R, बताया जाता है C++O के तरफ इस कार्बन का दोनों तरफ R के साथ जुड़ जाता है, दोनों तरफ किससे जुड़ जाता है R के साथ अगर जुड़ जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं R के साथ जुड़ जाता है, तो इसको हम लोग कीटोन के नाम से जानते हैं। ये सब चीज़ें बताया गया है। तो ये क्या होता है कीटोन, तो सबका पहचान भी लोगों को आना चाहिए। सॉरी यहाँ पे R के साथ, ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या है एक तरफ H जुड़ जाता है, एक तरफ R होगा एक तरफ H होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन में दिया है कि दोनों तरफ O के दोनों तरफ R जुड़ा हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग ईथर कहते हैं, इसी को हम लोग ईथर कहते हैं। और यहाँ पे है C++O, एक तरफ R है एक तरफ OH समूह है। जब एक तरफ R और एक तरफ OH समूह होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ये सब नाम ध्यान में रखना है इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो ये चारों ध्यान में रखना। तो ये इसमें पूछा था ईथर कौन है, तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सबका नाम ध्यान में होना चाहिए। कीटोन C++O दोनों तरफ अगर R जुड़ा हुआ है तो कीटोन, एक तरफ R एक तरफ H जुड़ा है तो एल्डिहाइड, और एक तरफ R एक तरफ OH जुड़ा हुआ है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ठीक है आगे चलते हैं। आगे बोला गया है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर गर्म करते हैं तो देखो इसका नाम थोड़ा सा ध्यान में अगर होगा तो ये कौन सा था एमीन चैप्टर में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा तो ये एमीन चैप्टर में हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। जब इसको जल के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बेंजीन समूह में बेंजीन समूह में ये बेंजीन हो गया, जब इस बेंजीन समूह में N2Cl जो आता है N2 पर क्या होता है तो प्लस और Cl पर क्या होता है माइनस होता है। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम, डाइएजोनियम। केमिस्ट्री में पहले ही बोले थे कि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना जरूरी है, इसके लिए बहुत बार रिवीजन करना पड़ेगा।
उसके बाद इसको अगर जल के साथ गर्म कर देते हैं, कितना का टेम्परेचर, 243 के लिए टेम्परेचर पे, तो ये जो बेंजीन होता है किसमें बदल जाता है, तो ये फिनॉल में बदल जाता है। फिनॉल का मतलब बेंजीन से जब OH समूह जुड़ता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। ये सब भी ध्यान में रखना है। बेंजीन के साथ जब OH समूह जुड़ता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। और साथ में N2 और प्लस में HCl का निर्माण करता है। याद रखना है, बेंजीन डाइजोनियम लवण को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, फिनॉल का निर्माण होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है, जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। जैसे ही फॉर्मिक अम्ल आया, आपको फॉर्मिक अम्ल पता होना चाहिए कि किसको कहा जाता है। अगर फॉर्मिक अम्ल नहीं पता होगा तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला ही पार्ट होता है फॉर्मिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला ही पार्ट होता है फॉर्मिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, इधर OH रहता है, इधर ही कोई ना कोई एल्किल समूह जुड़ा रहता है। तो इस एल्किल समूह के जगह जब हाइड्रोजन जुड़ा रहता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। फॉर्मिक अम्ल के नाम से जानते हैं। सब स्ट्रक्चर ध्यान में होना चाहिए। इसको अगर गर्म करते हैं किसके साथ, इसको गर्म करेंगे H2SO4 के साथ, H2SO4 के सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो ये CO2 बनाता है, प्लस में H2O का निर्माण करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इसको बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करेगा, प्लस में H2O का निर्माण होगा। तो ये कौन सा पदार्थ प्राप्त होगा, तो ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए कि इससे हम लोग को जो प्राप्त होगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, क्लियर है। फॉर्मिक अम्ल का स्ट्रक्चर ध्यान में होना चाहिए। स्ट्रक्चर जो है ये हम बता देते हैं, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा कि ये सब स्ट्रक्चर सभी को ध्यान में होना चाहिए। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर ध्यान में होना चाहिए, क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये स्ट्रक्चर ध्यान में होना चाहिए। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 इसका नाम पता होना चाहिए। HC डबल बॉन्ड O, OH का नाम पता होना चाहिए। CH3 C डबल बॉन्ड O, OH का नाम पता होना चाहिए। सबसे पहले इतना नाम जरूर सभी को पता होना चाहिए। ये लोग जरूर आप लोग नाम इसका रट जाए, क्या होता है इसका नाम। ठीक, यूपीएससी नाम का बात नहीं कर रहे, इसका जनरल नाम क्या होता है ये सभी को ध्यान में होना चाहिए। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है IUPAC नाम लिखने के लिए। IUPAC नाम लिखने के लिए इसको हम पहले अलग से ऐसे लिख लेते हैं। OH है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है, तो इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, C डबल बॉन्ड O OH से। अब देखो, अब हम लोग जब कार्बन का चेन बनाएंगे तो लंबा कार्बन का चेन यही बनेगा। ये भी कार्बन आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला भी, तो यही कार्बन का चेन बनेगा। इसमें जब दो क्रियात्मक समूह है, एक अल्कोहल है एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो इसमें हम लिखवाए थे प्रायोरिटी कि कौन इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह बनेगा। तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल मुख्य क्रियात्मक समूह बनेगा। और जब कार्बोक्सिलिक अम्ल मुख्य क्रियात्मक समूह बनेगा तो जो OH होगा वो क्या बन जाएगा, तो जो OH होगा वो पूर्ण रगने की तरह काम करेगा, मतलब ये प्रतिस्थापन की तरह काम करेगा। प्रतिस्थापन का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, इस बात को ध्यान दें। तो अगर अब यहाँ पे कार्बन का चेन बन गया तो नंबरिंग करेंगे तो नंबर इधर से स्टार्ट होगा, इसलिए कि ये मुख्य क्रियात्मक समूह है। तो 1 2 और 3, तो 2 पर ये पूर्ण लगने की तरह, पूर्ण लगने में अल्कोहल का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है। तो सबसे पहले 2 पर हाइड्रोक्सी है, तो 2 पर यहाँ पे हाइड्रोक्सी लिखा हुआ है। उसके बाद कार्बन के चेन का नाम लिखा था, 3 कार्बन है तो क्या होगा, प्रोपेन होगा, तो प्रोपेन हो गया। इसके लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का लिए अनुलग्न नाम क्या जो है, ओइक अम्ल। तो अगर प्रोपेन में ओइक अम्ल जोड़ा जाता है तो क्या हो जाता है, प्रोपेनोइक अम्ल हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नाम में ध्यान में रखना है, एक तो हम यहाँ पर पहले बता दे रहे हैं कि जो मुख्य अगर दो या तीन क्रियात्मक समूह आता है तो उसमें मुख्य क्रियात्मक समूह एक चूज किया जाता है। उसके के लिए एक प्रायोरिटी लिखा दिया गया है कि सबसे ज़्यादा कौन पहले, अगर 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा आता है तो उसमें किसको माना जाएगा कि ये मुख्य क्रियात्मक समूह है। तो उसके लिए वो चीज़ें बता दिया गया है, उसको ध्यान में रखना है सभी को। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें से बोला है कौन सा टॉलेन अभिकर्मक। इसके साथ पहले भी टॉलेन अभिकर्मक आ चुका है। टॉलेन अभिकर्मक को थोड़ा सा ध्यान में रखे, ये बार बार यहाँ पे आ रहा है टॉलेन अभिकर्मक। टॉलेन अभिकर्मक किसको कहते हैं? हम पहले ही बोले थे जितना भी अभिकर्मक होता है पूछा जाता है, तो टॉलेन अभिकर्मक जो भी लिखवाया गया है उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिए। और टॉलेन अभिकर्मक का बात करेंगे, टॉलेन अभिकर्मक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं AgNH3 प्लस 2O-। ये O- निकल जाता है तो NH2 प्लस इस बार क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। यही स्ट्रक्चर जो होता है यही टॉलेन अभिकर्मक का स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें से देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, टॉलेन अभिकर्मक का स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे कौन कैनिजारो अभिक्रिया देती है। कैनिजारो अभिक्रिया के नाम से यहाँ पे हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि जितना भी अगर अभिक्रिया के नाम से अगर दिया रहे तो उसको इम्पोर्टेंट मार्क करना है। कैनिजारो अभिक्रिया किसके साथ होता है, तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा समझाना चाहेंगे। कौन सा अभिक्रिया है? कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया, तो कैनिजारो अभिक्रिया जो होता है ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ होता है। किसके साथ होता है? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? C≡OH होता है। ठीक है, यही क्या होता है, तब फॉर्मल्डिहाइड होता है। इसको पहले भी शायद इसका नाम कहीं ना कहीं आया ही होगा, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। NOH के साथ भी इसका जब NOH के साथ सांद्र NOH के साथ जब कराया जाता है इसका अभिक्रिया, जो अभिक्रिया होता है वो सांद्र NOH के साथ होता है। इस केस में क्या होता है, सांद्र NOH के साथ होता है सोडियम फॉर्मेट और मेथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। C≡OHON, इसको हम बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट, दूसरा इसमें बनता है अल्कोहल का निर्माण होता है। कौन सा था? मेथिल अल्कोहल का निर्माण हो रहा है, मेथिल अल्कोहल का निर्माण हो रहा है। तो यही फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम फॉर्मेट और मेथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। यह हम लोग बेंजल्डिहाइड के साथ भी अगर फॉर्मल्डिहाइड का अभिक्रिया होता है तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? कैनिजारो अभिक्रिया के ही नाम से जानते हैं। बेंजल्डिहाइड किसको कहते हैं? तो बेंजीन समूह में जब एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ता है, CHO, इसी को बोलते हैं ना। बेंजीन समूह में जब एल्डिहाइड का समूह जुड़ता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेंजल्डिहाइड कहते हैं। बेंजल्डिहाइड कहते हैं। बेंजल्डिहाइड का अभिक्रिया भी अगर हम लोग फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराते हैं, अच्छा इसका दो अणु यहाँ पर लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराते हैं, तो ये भी क्या होता है, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या बनता है? बेंजीन समूह के साथ CH2OH जुड़ जाता है। इसको बेंजीन अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं?